तो हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ रहे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो चलिए आज मैं आप सभी के लिए एक नया चैप्टर लेके आ चुका हूँ, स्वदेशी। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आज हम लोग स्वदेशी चैप्टर जो कि आपका काव्य खंड का चैप्टर नंबर 4 है। तो आज हम लोग स्वदेशी चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। अक्सर एग्जाम में इससे बहुत सारा प्रश्न रहता है, क्योंकि चैप्टर का नाम है स्वदेशी। और भाई स्वदेशी का मतलब होता है खुद के देश का, अपने देश का। देख सकते हैं आप कि आपका थंबनेल में ही, शुरुआत में ही आपका लग चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर अपने खुद के देश का लग रहा होगा आपको। आज का माहौल देख करके आपको लग गया होगा कि कुल मिला करके आज का चैप्टर यानी अपने देश पर आधारित होगा। हम लोग आज अपने देसी ठाट बाट की, देसी चीज़ की चर्चा करेंगे और विदेश की जो चीज़ें हैं, विदेश की जो सभ्यता और संस्कृति है, उसका आज हम लोग मोटामोटी समझ लीजिए बुराई ही करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का क्लास जो भी खास करके गांव समाज के जो बच्चे हैं उन सभी के लिए तो खैर बहुत मज़ेदार होने वाला है। और जो भी शहरी सोसाइटी से होंगे तो वहाँ पर थोड़ा ना थोड़ा उसको थोड़ा सा तकलीफ होगा इस चैप्टर में। तो चलिए खैर कुल मिलाकर के चैप्टर बहुत मज़ेदार होने वाला है। देख सकते हैं आप हिंदी क्लास 10th काव्य खंड आपका चल रहा है। इससे पहले मैंने 1, 2, 3 यानी कि पार्ट चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्लेलिस्ट अगर आप चेक नहीं कर सकते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप सीधा वहां क्लिक करना और आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। उस 3 चैप्टर को आप निश्चित रूप से पढ़िए, उसके बाद चैप्टर 4 भी पढ़िए यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। एकदम एक प्यारी सी स्माइल के साथ स्टार्ट करेंगे कि और काफ़ी मज़ा भी आएगा आज के क्लास में। ठीक है, तो चलिए आपके बीच में ये रहा प्रश्न। देखिए खूबसूरत सा प्रश्न हाजिर हो चुका है। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कॉपी और पेन ले लीजिए और उस पेन कॉपी के माध्यम से आप देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, आप 40 प्रश्न में से आप खुद का देखिए कि कितना सही आपका हो रहा है और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर मेरा 40 में इतना सही हुआ। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपके बीच में, कहता है कि कवि प्रेमघन का जन्म कब हुआ था। पहला ही प्रश्न लेखक महोदय के जन्म से स्टार्टिंग हो चुका है। तो सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 4 है आपका स्वदेशी और इस चैप्टर के लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। तो उन्हीं के बारे में कह रहा है कि कवि प्रेमघन, शॉर्टकट में हम लोग याद रखेंगे प्रेमघन, लेकिन पूरा नाम अगर आपको पूछे तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आपका नाम, उनका पूरा नाम था। आप कोई अगर आपसे पूछे कि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है तो आप बोलिएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो कवि के बारे में पूछा जा रहा है, तो बताइए कि कवि प्रेमघन का जन्म कब हुआ था। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग कवि प्रेमघन का जन्म कब हुआ था। सोचिए जरा सा माइंड में, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। कहता 1853 में, 1855 में, 1857 में, 1859 में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1855 में कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का जन्म हुआ था। हम लोग शॉर्टकट में प्रेमघन याद रखेंगे। तो इनका जन्म हुआ था 1855 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आप सभी को याद हो गया। 1855 55 याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पहला प्रश्न याद हो गया होगा। देखिए अक्सर एग्ज़ाम में लेखक का जन्म और मृत्यु वगैरह ये सब प्रश्न रहता ही रहता है। तो आप एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले लेखक का जन्म मृत्यु वगैरह अवश्य याद करके जाइएगा। ठीक है, तभी वहाँ प्रश्न 1-2 प्रश्न आपसे बन जाएगा, वरना इस टाइप का प्रश्न एग्ज़ाम में छूट जाएगा। तो चलिए ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कहता है कि स्वदेशी पाठ के जो लेखक हैं प्रेमघन जी का जन्म कहाँ हुआ था। बताइए उसका जन्म कहाँ हुआ था। कहता है मिर्ज़ापुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, बनारस में। तो बताइए उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिर्ज़ापुर में, है ना। मिर्ज़ापुर में आप लोग जानते हैं कि मिर्ज़ापुर में जो है स्वदेशी जो पाठ है उनके जो लेखक हैं प्रेमघन जी। तो प्रेमघन जी का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों। तो मिर्ज़ापुर में हुआ था। और मिर्ज़ापुर आपका है यूपी वाला मिर्ज़ापुर है। ठीक है ना, तो यूपी में इनका जन्म हुआ था, मिर्ज़ापुर में। तो आपको याद हो गया होगा कि लेखक महोदय जो कि आपके स्वदेशी चैप्टर के लेखक हैं प्रेमघन जी, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो मिर्ज़ापुर में, आप उम्मीद है याद रखेंगे। ठीक है,
तो चलिए 2 प्रश्न तो आपका मैंने क्लियर करवा दिया। ये रहा आपके बीच में तीसरा प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न आ चुका है। कहता है कि स्वदेशी पाठ के लेखक कौन है। बताइए, कितना आसान प्रश्न आपसे मैंने पूछ दिया कि स्वदेशी पाठ के लेखक कौन है, और आप इसका आसानी से आंसर ढूंढ लिए होंगे कि प्रेमघन जी इस चैप्टर के लेखक हैं ना। तो लेखक का नाम आप क्या कीजिए ना, एक पेज बना लीजिए, उस पेज में सभी लेखक का नाम और चैप्टर का नाम लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए, ठीक है। और चैप्टर खैर मैं आपको चैप्टर के माध्यम से याद करवा ही दूंगा, और आप यदि अगर आप वीडियो में लगातार आप जुड़े रहिएगा तो आपको ये समस्या नहीं होगा। सारे चैप्टर के जो लेखक हैं उसको याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, ठीक है। चलिए 3 प्रश्न को हम लोग देख लिए। ये रहा चौथा प्रश्न। कहता है, चौथा प्रश्न कहता है, कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है। आलोचना का मतलब होता है बुराई, आलोचना का मतलब बुराई, ठीक है। आलोचना का मतलब होता है बुराई, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि कवि समाज पे किस वर्ग की आलोचना करता है। मतलब हो गया एक प्रकार समझ लीजिए कि आलोचना करना का मतलब होता है निंदा करना, ठीक है ना। किसी का बुराई करना, निंदा करना, तो किसका वो निंदा करते हैं। दुख भोगी का, विलासिता भोगी का, सुविधा भोगी का, या फिर आलस्य भोगी का। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुविधा भोगी। यानी समाज के वैसे लोग जिसको कि बहुत सारा सुख सुविधा मिला हुआ है, तो कवि जो प्रेमघन जी हैं वैसे लोगों की आलोचना करते हैं और उनके बारे में कवि कहते हैं कि उन लोगों को इतना सुख सुविधा है तो वो लोग क्या करे, गरीब का मदद करे, गरीब का हेल्प करे। तो समाज में जिसको सुविधा बहुत ज़्यादा मिला है, जिसके पास एसी है, कूलर है, फ्रिज है और कार है, तो कभी न कभी आप 10 रुपये गरीब को भी दान कीजिए। तो जो समाज में सुविधा भोगी लोग हैं उनका कवि क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहता है। अब ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि प्रेमघन ने किस समाज की रचना की थी। बताइए, प्रेमघन ने किस समाज की रचना की थी। कहता है धनी समाज, कलावंत समाज, रसिक समाज, या फिर भक्त समाज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर, हाँ भाई, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रसिक समाज। आपको क्लास में पढ़ाया भी गया है कि रसिक समाज की स्थापना की थी प्रेमघन ने। प्रेमघन ने बच्चों किस समाज की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रसिक समाज। याद रख लीजिएगा, रसिक समाज की स्थापना प्रेमघन जी ने की थी। चलिए अब ये रहा अगला प्रश्न, छठा प्रश्न। छठा प्रश्न कहता है कि अब्र, अब्र नाम से प्रेमघन ने किस भाषा में कविता की रचना की थी। तो अब्र नाम से, नाम उसका रखा था अब्र। क्या नाम रखा था? अब्र। तो अब्र नाम से प्रेमघन ने कौन सा ऐसा भाषा में कविता को लिखा था? अरबी भाषा में, हिंदी भाषा में, या फिर उर्दू भाषा में, या फिर मलयालम में। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उर्दू भाषा में। याद रख लीजिएगा अब्र, अब्र से याद रख लीजिएगा आप कब्र। तो कब्र होता है मुस्लिम में और मुस्लिम लोग का हो जाएगा उर्दू, ठीक है। तो आप उर्दू से याद रख लीजिएगा, अब्र से कब्र याद रख लीजिएगा। चलिए हम याद करवाने के लिए आपको बोल दिए, ठीक है। तो उर्दू भाषा में उन्होंने एक कविता लिखा था, उसका नाम रखा था अब्र। क्या नाम रखा था बच्चों? अब्र रखा था, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा था। तो बताइए, कवि के अनुसार हिंदुस्तान वासियों को क्या अच्छा लगने लगा था। विदेशी चाल चलन, विदेशी वेशभूषा, विदेशी रहन सहन, इनमें से सभी क्या अच्छा लगने लगा था। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी यह भी सही है, यह भी सही है और यह भी सही है। तो कवि जो चैप्टर में कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों को विदेशी चाल चलन अच्छा लगने लगा, विदेशी वेशभूषा और विदेशी रहन सहन अच्छा लगने लगा। जब हिंदुस्तान में अंग्रेज आए ना, ये चैप्टर जो है ना आज़ादी से पहले का है, ठीक है। तो जब हिंदुस्तान में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या किया, वहाँ जो वहाँ का जो सभ्यता संस्कृति था उसको भारत में लाया। कहाँ लाया? भारत में। और हिंदुस्तान के लोग ऐसे हो गए ना, खुद का सभ्यता और संस्कृति को भूल गए और विदेश का जो चाल चलन होता है उसको अपना लिए। विदेश का जो वेशभूषा होता है, उन लोगों का पहनावा ओढ़ावा होता है, वो हिंदुस्तान के लोग पहनने लगे। और विदेश का जो कल्चर होता है, विदेश की जो सभ्यता संस्कृति होती है, उन सभी को क्या किया, हिंदुस्तान के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। इसीलिए कवि ने कहा है कि हिंदुस्तान के लोगों को क्या अच्छा लगने लगा। तो ये सारा चीज़ अच्छा लगने लगा कब? जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तब।
ठीक है। तो हिंदुस्तान के लोगों को क्या अच्छा लगने लगा, विदेश का कल्चर, चाल चलन, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ये ऑल हो जाएगा, सभी सही है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में। अगला प्रश्न कहता है कि प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे। तो बताइए किस युग के साहित्यकार कहे जाते हैं प्रेमघन जी। कहता है द्विवेदी युग, प्रसाद युग, भारतेंदु युग, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना जी, भारतेंदु युग। एगो और दूसरा कवि है, उसका नाम है भारतेंदु। तो प्रेमघन जो थे ना, तो भारतेंदु के जमाने में थे, इसीलिए इसको कहा जाता है भारतेंदु युग का कवि, ठीक है। तो प्रेमघन को कैसा कवि कहा गया है? भारतेंदु युग के जमाने का कवि, ठीक है। आप याद रख लीजिएगा प्रेमघन किस युग के हैं, तो भारतेंदु युग के कवि हैं, ठीक है। अब ये रहा नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न कहता है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है। स्वदेशी पुस्तक जो है आपका वो एक दोहा है, तो दोहा में जो किस पुस्तक से उसको लिया गया है, ठीक है। कहता है प्रेमधन सर्वस्व, ठीक है, भारत सौभाग्य, प्रयाग रमागमन, या फिर जीर्ण जनपद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी प्रेमधन सर्वस्व। प्रेमधन सर्वस्व जो एक पुस्तक है, किताब का नाम है, ठीक है ना। तो इसी बुक से आपका ई वाला चैप्टर बना है जिसका नाम है स्वदेशी। आप याद रख लीजिएगा उस पुस्तक का नाम है प्रेमधन सर्वस्व, और इसी पुस्तक से आपका ये चैप्टर बना है। उस चैप्टर आपका जो ये स्वदेशी चैप्टर है ना, तो इस चैप्टर में जो भी लाइन है ना, इसी बुक से लिया गया है, और इसी बुक से आपका एक नया चैप्टर बना दिया है जिसका नाम है स्वदेशी। तो बुक का नाम याद रख लीजिएगा प्रेमधन सर्वस्व, तो ये उस पुस्तक से है। चलिए अगला प्रश्न आपका ये रहा। अगला प्रश्न कहता है भारतेंदु युग के कवि कौन है। बताइए, अभी मैंने आपको तुरंत बताया भारतेंदु युग के कवि कौन है, तो इसका आंसर आप सभी जान सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, प्रेमधन। प्रेमघन जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है, तो प्रेमघन जी जो है वो भारतेंदु युग के कवि हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है मनुज भारती देखी कहू सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है। बताइए यह जो है, ये जो पंक्ति है, यह कौन सा ऐसा कविता है जिस चैप्टर में कहा गया है मनुज भारती देखी कहू सकत नहीं पहचान। तो ये किस चैप्टर में है? तो ऐसे भी हम आपको यही चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इसका नाम है स्वदेशी। स्वदेशी चैप्टर में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी कहते हैं, ठीक है ना, कहते हैं वे कि मनुज भारती देखी कहू, मनुष्य यानी मनुष्य को देखते हैं तो लगता है कि सकत नहीं पहचान में नहीं आता है, क्योंकि ये अपना पहनावा ओरावा सूट बूट ऐसा बना लिया है, लगता है कि ये खुद का खुद क्या हो गया है, अंग्रेज हो गया है। क्या हो गया है? अंग्रेज हो गया है। इसीलिए लेखक ने कहते हैं भारतीयों को देख करके, अरे भाई मनुज भारती देखी कहूँ, मनुष्य को देख करके, हिंदुस्तान के लोगों को देख करके उसका शकल सूरत नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये इंडिया वाला है या फिर अंग्रेज है, ठीक है। चलिए अब ये रहा अगला प्रश्न आपके बीच में। 12वां प्रश्न कहता है आप सभी के बीच में कि अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति, यह पंक्ति जो है किस कविता से है। बताइए ये जो पंक्ति है ना, वह किस कविता से लिया गया, ये वाला पंक्ति बताइए किस चैप्टर में कहा गया है अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति। तो कहने का मतलब यही है, चैप्टर का भी नाम वही है स्वदेशी। आप सभी जान चुके होंगे कि आपका स्वदेशी चैप्टर में ये लाइन लिखा हुआ है कि अंग्रेजी वाहन, यानी कहा जाए कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं वे अब हिंदी बोलने से लजाते हैं और अंग्रेजी भाखन करते हैं, हिंदी तो ठीक ढंग से आता नहीं है और अंग्रेजी में बात करते हैं। तो यानी कहा गया है कि अब हिंदुस्तान के लोग अंग्रेजी सोसाइटी, अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति को अपना रहे हैं। इसी बात को लेकर कवि ने इस लाइन को आपके चैप्टर में लिखा है, ठीक है। अब चलिए, अब अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में, कहता बोली सकत हिंदी नहीं, वही लाइन, ठीक है ना। कहता बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। बताइए यह जो
पंक्ति है किस चैप्टर से लिया गया? बताइए इसका आंसर क्या होगा? एकदम बिल्कुल आसान, हाँ भाई वही चैप्टर का नाम हो जाएगा। तो यह आपका स्वदेशी चैप्टर से है। तो स्वदेशी चैप्टर में आपका कहा गया है बोली सकत हिंदी नहीं, अंग्रेजी तो ठीक ढंग से बोल नहीं सकते हैं, ठीक है ना, और बात करते हैं आप अंग्रेजी में, ठीक है ना, हिंदी तो आप बोल नहीं सकते हैं और आप बात करते हैं किस चीज़ में? अंग्रेजी में। इसीलिए कहा गया बोली सकत हिंदी नहीं, हिंदी तो बोल नहीं सकते हैं। अब मिली हिंदू लोग, अब कहाँ ऐसे लोग मिलेंगे हिंदू लोग जो कि हिंदी बोलने वाले हैं, ठीक है ना, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी में बात करते हैं। सही बात भी है भाई, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी बोलने में किस बात का शर्म, ठीक है ना, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसको बोलने में हमें शर्म महसूस नहीं करना चाहिए और गर्व होना चाहिए कि हम लोगों की मातृभाषा हिंदी है, ठीक है ना, क्योंकि हिंदी जो है ना बहुत सारी भाषाएं हैं ना उसकी जननी कहा गया है। हिंदी से ही बहुत सारा भाषा का उद्भव हुआ है, जन्म हुआ है। तो हम लोग हिंदी बोलते हैं तो इसमें शर्म की कौन सी बात? तो इसीलिए कवि ने कहते हैं कि वो अंग्रेजी उपयोग करते हैं हिंदुस्तान के लोग और ठीक ढंग से हिंदी बोलते नहीं हैं और अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं। तो यह किस चैप्टर में आपका? तो स्वदेशी चैप्टर में ये लाइन आपका कहा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि ठठे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश सपने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीयता लेस। कवि कहते हैं कि वर्तमान समय में बताइए ये जो लाइन है ना किस कविता से कहा गया? तो बस इसका अभी आंसर सेम टू सेम वही होगा, ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे सर खाली बसने लाए हैं क्वेश्चन क्या? तो हाँ भाई इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है मेरे बच्चे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वदेशी चैप्टर से लिया गया है। तो इसका मतलब हुआ कि वर्तमान समय में जो है कवि हिंदुस्तान के बाजार को देख करके कवि कहते हैं कि हिंदुस्तान का जो ठाट बाट सब है, यहाँ का जो हटिया वगैरह सब है, ये सब विदेशी हो गया है। यहाँ का जो सामान सब है हाट वगैरह सब में सब विदेशी सामान से सज चुका है और कवि कहते हैं कि यहाँ के लोगों में भारतीयता लेस हो चुका है, हिंदुस्तान के लोगों में हिंदुस्तानी नाम की कोई चीज़ अब नहीं रही है, ठीक है ना। बात सही भी है क्योंकि हम लोग अंग्रेज के आने के बाद हम लोग क्या करने लगे ना, अंग्रेज का सभ्यता और संस्कृति को एक्सेप्ट कर लिए और अपनी सभ्यता संस्कृति को और हम लोग भूलने लगे। तो बताइए ये कविता वाकई रियल में दिल को छूने वाली है ना। 15वां प्रश्न कहता है कि भारतीयता का सर्वथा लोप हो गया है, इस बात का किसको दुख है? तो बताइए कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि भारतीयता जो है हिंदुस्तान के लोगों में जो भारतीयता है, हिंदुस्तान वाला जो गुण होना चाहिए वो लोप हो चुका है। लोप होना मतलब खत्म हो गया। लोप का मतलब क्या होता है? खत्म होना। तो किसने ऐसा कहा है? प्रेमघन ने कहा है, गुरु नानक को या फिर घनानंद को या फिर सभी को? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेमघन ने, ठीक है ना। तो भारतीयता के जो है हिंदुस्तान में जो है ना लोप हो चुका है यानी ख़त्म हो चुका है। हिंदुस्तान के लोगों के पास हिंदुस्तान का कल्चर वगैरह अब नहीं रहा है। तो इस बात का प्रेमघन जी को रियल में बड़ा दुख है। प्रेमघन जी कहते हैं इस बात का मेरे को बहुत दुख है कि हिंदुस्तान के लोगों में भारतीयता वाली कोई बात नहीं रही है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आप सभी का। 16वां प्रश्न कहता है कि प्रेमघन ने ठीक है, प्रेमघन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? तो बताइए प्रेमघन ने इनमें से कौन सी ऐसी पत्रिका थी जिनका संपादन प्रेमघन ने किया था? नागरी नीरद, प्रयाग रामागमन, आनंद कादम्बिनी या फिर आनंद अरुणोदय? इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इस सब टाइप का क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको बुक का सहारा लेना पड़ेगा। बुक को खूब पढ़िए, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आनंद कादम्बिनी जो है पत्रिका, उसके जो लेखक हो जाएंगे, उसके संपादक हो जाएंगे आपके प्रेमघन जी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी जो हैं वे आनंद कादम्बिनी जो एक पत्रिका है, ठीक है ना, मैगजीन है, उसके संपादक हो जाएंगे। उसके एक प्रकार से कह लीजिए आप लेखक हो जाएंगे, ठीक है। तो आनंद याद रख लीजिएगा कि यह चैप्टर को पढ़ने से आनंद आ गया। क्या आ गया? आनंद आ गया, एकदम मजा आ गया। तो आनंद कादम्बिनी के लेखक कौन हो जाएंगे बच्चों? प्रेमघन जी हो जाएंगे, ठीक है। अब अगला कहता है प्रेमघन की काव्य कृति है, बताइए इनमें से कौन सा ऐसा रचना है जो कि प्रेमघन के द्वारा लिखा गया है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कहता है आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, ठीक है ना, जीर्ण जनपद या फिर इनमें से सभी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीर्ण जनपद। जीर्ण जनपद जो है वो प्रेमघन की जो है काव्य कृति है, यानी जीर्ण जनपद के लेखक कौन हो जाएंगे? तो आपके प्रेमघन जी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, याद रख लीजिएगा जीर्ण जनपद के लेखक हो जाएंगे प्रेमघन जी हो जाएंगे, ठीक है।
अब आगे चलिए, देखिए उस टाइप का प्रश्न फिर से मैंने ला दिया है ताकि आपको याद हो जाए। कहता है कि जीर्ण जनपद जो है किसकी कृति है, बताइए जीर्ण जनपद के लेखक कौन हो जाएंगे। बस इसी के पहले वाला आंसर हो जाएगा प्रेमघन जी। प्रेमघन जी जो है वे जीर्ण जनपद के क्या हो जाएंगे बच्चों, लेखक हो जाएंगे। याद रखिएगा जीर्ण जनपद प्रेमघन, ठीक है ना। इसको कोई ट्रिक से आप याद रख लीजिए, ठीक है ना। आप याद रख लीजिए जीर्ण जनपद के लेखक हो जाएंगे प्रेमघन जी, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न कहता है कि भारत सौभाग्य किसकी प्रसिद्ध नाटक है। बताइए भारत सौभाग्य जो है उसके लेखक कौन हो जाएंगे, किसका नाटक है, कुंवर नारायण का, प्रेमघन का, अनामिका का, या फिर जीवनानंदन दास का। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस चैप्टर में है तो आपको याद हो ही गया होगा भारत सौभाग्य, ठीक है। आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि वाकई सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में प्रेमघन जी जो है ऐसे लेखक आए जिन्होंने हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति के बारे में चर्चा किया। तो वाकई भारत के लिए सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है, प्रेमघन जी हम लोगों के लिए स्वदेशी चैप्टर को लिखे। तो ट्रिक से थोड़ा याद रख लीजिएगा, ठीक है। या आप इस तरीका से ट्रिक से इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है ना। याद रख लीजिएगा ऐसे, भारत से हमको करना है प्रेम। किससे करना है प्रेम, भारत से। बताइए अब आप मिस कीजिएगा क्या, किससे आपको प्रेम करना है, भारत से। प्रेम करना है तो किससे करो, भारत से करो, भारत प्रेम। अब याद हुआ, ठीक है ना। मज़ा तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। हम आपको याद करवा के ही छोड़ेंगे, ये भी आपके ज्ञानेंद्र सर का वादा है, ठीक है। अब याद देखिए, कहता है कि प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है। प्रयाग रामागमन जो है वो शीर्षक जो नाटक है उसके लेखक कौन हो जाएंगे, घनानंद जी, अनामिका, वीरेन डंगवाल, या फिर प्रेमघन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, वही इसका आंसर प्रेमघन जी हो जाएंगे। याद रख लीजिएगा कि प्रयाग रामागमन, रामागमन के लेखक हो जाएंगे प्रेमघन, ठीक है। अब इसको ऐसे भी याद रख लीजिए, रामागमन से याद रख लीजिएगा राम, ठीक है ना। तो राम से प्रेम करना है, भारत से प्रेम करना है, तो आपको थोड़ा मोड़ा ट्रिक से याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रेम करना है किससे, राम से, ठीक है, और भारत से। तो दोनों याद रख लीजिएगा आप। प्रयाग रामागमन जो शीर्षक नाटक है उसके लेखक कौन हो जाएंगे बच्चों, तो उसके लेखक हो जाएंगे आपके प्रेमघन जी, ठीक है। ऐसे आप चाहे तो रट सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा मोड़ा ट्रिक लगा के याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी है, यह कैसे। तो कवि कहते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था वो जर्जर हो गया है, एकदम बेकार हो गया है। तो कैसे, अंग्रेजी नीति के कारण, जलवायु के कारण, मजदूर की कमी के कारण, या फिर भूकंप के कारण। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंग्रेजी नीति के कारण। क्योंकि अंग्रेज जो थे ना हिंदुस्तान को रियल में इतना लूटे खसोटे ना, इससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत का जो सोसाइटी है, भारत के लोगों का जो स्थिति है वो जर्जर हो गया। जर्जर का मतलब बद से बदतर हो गया, बेकार हो गया, उसको बोलते हैं जर्जर। तो ऐसा क्यों हुआ, भारत का स्थिति जर्जर क्यों हुआ, क्योंकि अंग्रेज की वजह से। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेज नीति के कारण, यानी अंग्रेज की वजह से, ठीक है। अब अगला प्रश्न ये रहा, कहता भारतीयों में डैश के प्रति कोई आस्था नहीं रह गया है, ठीक है। किसके प्रति कोई भी आस्था नहीं रह गया है, अपनी संस्कृति के प्रति, अपना घर के प्रति, अपनी जाति के प्रति, या फिर अपना वंश के प्रति। तो भारत के लोगों को जो है अपनी जो संस्कृति है, अपना जो कल्चर है, अपनी जो सोसाइटी है, उसके प्रति उसको जरा सा भी श्रद्धा नहीं रह गया है। वो जरा सा भी नहीं सोचता हिंदुस्तान के लोग कि अपनी संस्कृति को हम लोग भूल रहे हैं। ये हिंदुस्तान के लिए वाकई गलत वाली बात है कि हम लोग अपनी संस्कृति को भूल गए हैं और हमको अपनी संस्कृति पर जरा सा भी आस्था नहीं है। तो कवि ने किसके बारे में कहा है कि भारतीयों को कहा है कि भारतीय जो है उसको अपनी संस्कृति पर, अपनी सभ्यता संस्कृति पर उसको आस्था नहीं है, ठीक है। जबकि हमको अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है। कहता सबे विदेशी डैश नर गति रति लखात। तो बताइए यहाँ क्या भरना चाहिए, वस्तु, शरीर, बुद्धि,
कपड़ा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्तु। कहता है सभी विदेशी वस्तु, सही बात है, यानी जो है हमारे बाजार उजार में जो है सभी वस्तु क्या हो चुका है, वह विदेशी हो चुका है, और यहाँ के जो मनुष्य हैं वो भी अब विदेशी चाल ढाल में ढल चुके हैं। तो यहाँ की सारी वस्तुएं, आप बाजार में जाइएगा, सारा का सारा चीज़ विदेशी आपको सामान खरीदना पड़ेगा। जैसे हिंदुस्तान का दिया वगैरह हुआ करता था, अब लोग दिया नहीं जला रहा है, अब लाइट जला रहा है। तो हिंदुस्तान का जो अपना खुद का कल्चर है ना, वो ख़त्म होते जा रहा है। ठीक है, पहले लोग घड़ा का पानी पीते थे, अब लोग फ्रिज का पानी पीते हैं। तो कहने का मतलब यही है, आप बाजार जाइएगा तो हिंदुस्तान की जो वस्तुएं हैं सब खत्म होते जा रहा है। ठीक है, अब देखिए 24वां प्रश्न कहता है कि भारतीय किस तरह से अंग्रेजी के दास हो गए हैं। भारतीय जो है वह किस तरह से अंग्रेजी का गुलाम हो गया है, तन से, मन से, धन से, या फिर ए और बी दोनों से। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी, यानी तन से भी मन से भी। सही बात है, शरीर से और मन से दोनों से हिंदुस्तानी क्या हो गया है, अंग्रेजी का गुलाम हो गया है। बात तो सही है, हम लोग जो हिंदुस्तानी हैं वे तन से और मन से, बात तो सही है, तन मन हो गया शरीर, अब मन हो गया मन, यानी शरीर से और मन से दोनों तरह से हम लोग क्या हो गए हैं, अंग्रेज का गुलाम हो गए हैं और अंग्रेजी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों को हिंदुस्तानी बनना पड़ेगा, हिंदुस्तानी कल्चर को अपनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तभी हिंदुस्तान गुलाम था, इसीलिए इस चैप्टर में ऐसी सब बातें लिखी गई है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित हुई है। ठीक है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की जो रचनाएं हैं ना, किस नाम से संग्रहित हुई है, आप बताइए। बद्री नारायण चौधरी की जो रचना वह किस नाम से संग्रहित हुआ है? भारत सौभाग्य, प्रेमघन सर्वस्व, प्रयाग रमागमन, या फिर जीर्ण जनपद। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेमघन सर्वस्व। सर्वस्व का मतलब हो गया सब कुछ। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की जो रचनाएं हैं ना, वह संग्रहित हुआ है, माना एक जगह इकट्ठा हुआ है। सर्वस्व याद रख लीजिएगा, सर्वस्व माना सब कुछ, और संग्रहित का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो सर्वस्व आप याद रख लीजिएगा, इकट्ठा करना, और सर्वस्व उस तरीका से आप थोड़ा ट्रिक व्रिक लगा के इस सब चीज़ को याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा 26वां प्रश्न कहता है कि दास वृत्ति की चाह चहूँ डैश 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 और चारहूँ बरन बढ़ा ली। तो कहता दास वृत्ति की चाह चहूँ, तो बताइए इसमें क्या होगा? ऑप्शन में आप भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। झूठ, मानहूँ, दिसी, या फिर खाम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिसी। तो कहता दास वृत्ति की चाह चहूँ दिसी चारहूँ बरन बढ़ा ली। ये आपका चैप्टर का है, आप इसको फिल कर सकते हैं चैप्टर को देख करके। कहता है प्रेमघन की काव्य में प्राप्त होता है। बताइए प्रेमघन जी जिन्होंने अपनी सारी कविताओं को लिखा है, तो उसकी कविताएं से क्या आपको दिखा? भक्ति की भावना, या फिर समाज दशा, या फिर देश प्रेमी, या फिर इनमें से सभी। तो क्या आपको कविता से दिखा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। वाकई उसकी कविता से दिखता है कि भक्ति भावना भारतीय के बारे में, ठीक है, समाज की दशा के बारे में दिखा, और देश से हमको प्रेम करना चाहिए। तो ये सारी की सारी खूबियाँ हैं उनके कविता में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न कहता है प्रेमघन ने साप्ताहिक किस पत्रिका का संपादन किया था? बताइए प्रेमघन ने जो है साप्ताहिक किस पत्रिका का संपादन किया था? लालित लहरी, नागरी नीरद, आनंद अरुणोदय, या फिर मयंक महिमा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागरी नीरद। नागरी नीरद जो है उन्होंने साप्ताहिक पत्रिका, उसका नाम था नागरी नीरद। तो उनका संपादन यानी उसका जो राइटर हो जाएगा वो हो जाएंगे आपके प्रेमघन जी। उसका आंसर हो जाएगा नागरी नीरद। आप याद रख लीजिएगा, नागरी नीरद के जो संपादक हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके प्रेमघन जी हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको 28 प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब जल्द ही हम लोग चलेंगे। चलिए ये रहा आपका 29वां प्रश्न। कहता है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? आखिर स्वदेशी चैप्टर जो है आपका वह किस छंद में है? बताइए क्या ये चौपाई है, क्या ये दोहा है, क्या फिर सोरठा है, क्या या फिर छप्पे है? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोहा। क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है स्वदेशी वह एक दोहा है। क्या है बच्चों? वह एक दोहा है।
ठीक है। ऐसे आप लोग याद रख लीजिएगा। आपको शुरू में मैंने कहा था वह एक दोहा है, जिससे कवि जो बहुत सारे कवि हो जाएंगे, जैसे आपका जो भी आपका इस चैप्टर में लेखक लिखा गया है वो सारा का सारा आपका दोहा ही हो जाएगा। जैसे कबीरदास जी जो हो जाएंगे, कबीरदास भी जो अपना रचना वचना करते थे ना, तो वो तो दोहा में ही लिखते थे ना, तो ये भी आपका दोहा हो जाएगा। आप लोग इस चैप्टर को पढ़िएगा, निश्चित रूप से आपको बहुत मज़ा आएगा, तो आपको पता चल जाएगा दोहा है या नहीं है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न कहता है विदेशी 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 से कवि का क्या मतलब है। कवि ने इस चैप्टर में बार बार कहा है विदेशी विदेशी विदेशी, क्यों कहा है भाई? तो बताइए विदेशी से क्या मतलब है? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या फिर डेनमार्क? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटेन। ठीक है, तो कवि ने कहा है ब्रिटेन के बारे में, क्यों? क्योंकि तभी जो है ना भारत गुलाम था, तभी बच्चों क्या था? भारत गुलाम था, और ब्रिटेन को ही कहा जाता है इंग्लैंड। तो ब्रिटेन वालों के बारे में कवि ने इस चैप्टर में कहा है कि ब्रिटिश हम लोग कल्चर को अपना रहे हैं, अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति को अपना रहे हैं। तो कहाँ के बारे में कवि ने कहा है? ब्रिटेन के बारे में, यानी इंग्लैंड के बारे में, अंग्रेज के बारे में। ठीक है, तीनों एक ही चीज हुआ। ठीक है, अब ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है? बताइए प्रेमघन जी जो है ना ग्रामीण जीवन के बारे में किस चैप्टर में, किस चैप्टर में कहा है प्रेमघन ने ग्रामीण जीवन के बारे में? ऐसी कौन सी काव्य रचना है जिन्होंने उसमें ग्रामीण जीवन के बारे में चर्चा किया है? प्रयाग रमागमन में, भारत सौभाग्य में, जीर्ण जनपद में, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, जीर्ण जनपद में। ठीक है, जीर्ण जनपद में, जीर्ण जनपद जो है उसमें कवि ने ग्रामीण जीवन के बारे में यथार्थवादी अच्छे से बताया है। तो किस में बताया है? जीर्ण जनपद में बताया। किसमें? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीर्ण जनपद में कवि ने ग्रामीण जीवन के बारे में बताया है। ठीक है, आपको याद हो गया होगा, इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए ये रहा 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न कहता है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लिखते थे? आलोचना वाला, कलात्मक एवं अलंकृत, या फिर उपन्यास, या फिर यात्रा वृत्तांत? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग सोचिए जरा सा, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा भैया आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलात्मक एवं अलंकृत। तो बद्री नारायण चौधरी जो प्रेमघन जी जो हो जाएंगे ना, वे आपका कलात्मक एवं अलंकृत गद्य को लिखते थे। ठीक है, अब अगला कहता है कि प्रेमघन ने किस समाज की रचना की थी? बताइए प्रेमघन ने किस समाज की रचना की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोनों जगह इसका आंसर हो जाएगा रसिक समाज। आप दोनों याद रख लीजिएगा, दोनों ऑप्शन सेम टू सेम है, तो यानी इसका आंसर दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहता है कवि ने समाज के किस वर्ग की आलोचना की है? बताइए समाज में किस वर्ग की आलोचना की है कवि ने? तो कहता है निम्न वर्ग की, मध्यम वर्ग की, सुविधाभोगी वर्ग की, या फिर इनमें से सभी की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुविधाभोगी वर्ग की। तो कवि ने क्या कहा है? समाज में वैसे लोगों के बारे में कहा है कि जो कि सारी सुविधाओं को लेके बैठे हैं, जिसके पास में सब सुख सुविधा है, तो कवि ने उस वर्ग की आलोचना की है, मतलब बुराई की है। ये मोटा मोटी आपका पहले से ही मिलता जुलता प्रश्न है, सेम टू सेम है। इस प्रश्न को मैंने पहले भी करवा दिया है। अब कहता है कि प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? बताइए प्रेमघन जी जो है वे अपना आदर्श किसको मानते थे? महात्मा गांधी को? कैसे हिल जाता है रे? मक्खी का यही हिला दिया, ये फिर डिस्टर्ब करेगा। इन था क्या चीज? दो ऑप्शन? हाँ, उससे क्या दिक्कत है? चल गया, तुम लोग चेक नहीं किया बढ़िया से? रसिक समाज वाला 2 बार आ गया, नहीं आ गया? हाँ चलो।
यहाँ आ गया, ये तो हो गया। चलो अब कहता है, सुनिएगा, प्रेमघन अपना, अब चलिए ये रहा 35वां प्रश्न आपके बीच में। 35वां प्रश्न कहता है कि प्रेमघन अपना आदर्श किसको मानते थे। तो बताइए प्रेमघन अपना आइकॉन आदर्श किसे मानते थे? महात्मा गांधी को, विवेकानंद को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र को? तो किसको मानते थे? तो भैया ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के ज़माने के थे, तो इन्होंने अपना आदर्श माना था किसको? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को इन्होंने अपना आदर्श माना था। ठीक है, जैसे आदर्श मानना का मतलब होता है कि किसको अपना आइकॉन मानते थे, जिसकी बातों को वो फॉलो करते थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की बातों को फॉलो करते थे तो उनको अपना आदर्श मानते थे। ठीक है, चलिए अब ये रहा 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न कहता है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी, हिंदुस्तानी नाम सुनी, अब ये सकुची लजात, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो बताइए हिंदुस्तानी नाम सुनी, अब ये सकुची लजात, यह किस चैप्टर का है? तो भाई इतना आसान है और काफ़ी आसान है, तभी से हम लोग वही चीज़ पढ़ रहे हैं। तो स्वदेशी चैप्टर के लेखक हो जाएंगे, और स्वदेशी के लेखक हो जाएंगे कौन? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो यह जो आपका लाइन है स्वदेशी चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, हिंदुस्तानी नाम सुनिए, अब ये सकुची लजाते, इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदुस्तान का नाम सुन करके हिंदुस्तानी लोग लजाते हैं और विदेश का कल्चर अपनाते हैं और उनको अपने आप पे गर्व महसूस होता है। तो हिंदुस्तान का नाम सुन के आपको कभी भी नहीं लजाना है, ठीक है ना, और गर्व से कहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं। ठीक है ना, ये रहा 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न कहता है कि 37वां प्रश्न कहता है कि प्रेमघन, ठीक है यहाँ रख लीजिएगा आप लोग, प्रेमघन होगा। कहता है प्रेमघन की जो है, प्रेमघन की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी है? बताइए प्रेमघन का इनमें से कौन सा जो नाटक है वो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था? कहता है हार्दिक हर्षादर्श, जीर्ण जनपद, बृजचंद पंचक, या फिर प्रयाग रामागमन। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रयाग रामागमन जो है वह प्रेमघन की जो है प्रसिद्ध नाटक है। तो प्रसिद्ध नाटक उनकी कौन सी हो जाएगी? प्रयाग रामागमन। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रयाग रामागमन जो है वह प्रेमघन की प्रसिद्ध नाट्य कृति है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 38वें प्रश्न की ओर। 38वां प्रश्न कहता है कि स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते हैं? तो बताइए स्वदेशी चैप्टर में कहा गया है कि अब हिंदू लोग जो मिलते हैं किस भाषा में बात नहीं करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी भाषा में वे बात अब नहीं करते हैं। सही बात भी है कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं अब विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं, मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ये नहीं कहते हैं जय श्री राम, राधे राधे नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, अब वो गुड मॉर्निंग बोलते हैं। ठीक है, तो वो अंग्रेजी चाल चलन, अंग्रेजी कल्चर को अपना रहे हैं। तो ये जो स्वदेशी चैप्टर है, इस चैप्टर में कहा गया है कि हिंदुस्तानी लोग अब मिलने पर किस भाषा में बात करते हैं? तो अंग्रेजी में बात करते हैं। आप सभी अंग्रेजी में किसी को हमसे मिलिएगा तो गुड मॉर्निंग नहीं बोलिएगा, आप सुबह सुबह बोलिएगा जय श्री कृष्णा, राधे राधे सर। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ें हैं। 39वां प्रश्न कहता है कि कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? बताइए कौन सी विद्या पढ़ करके लोगों की जो बुद्धि है वो विदेशी हो गई है? छल विद्या, कपट विद्या, विदेशी विद्या, या फिर तकनीकी विद्या? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विदेशी विद्या। सही बात भी है, हम लोग विदेशी विद्या को पढ़ते हैं, दिन भर दिन रात इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी को पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो विदेशी विद्या को हम लोग अपना रहे हैं, तो हम लोग की बुद्धि भी उस प्रकार से हो गई है। तो कैसी विद्या? विदेशी विद्या। कैसी विद्या? विदेशी विद्या। ठीक है, अब ये रहा अंतिम प्रश्न। कहता है कि प्रेमघन की मृत्यु कब हुई थी? बताइए इस चैप्टर के जो लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, तो उसकी मृत्यु कब हुई थी? आप लोग फटाफट से बताइए उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1918 में, 1920 में, 1922 में, या फिर 1924 में? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1922 में प्रेमघन जी की जो मृत्यु हुई थी वह बच्चों 1922 ईस्वी में हुई थी। तो ये था आपका कुल मिलाकर के 40 प्रश्न, और आपका 40 प्रश्न मैंने आप सभी को अच्छे से क्लियर करवा दिया। बताइए आप सभी इस वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक है, आपको कमेंट करना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, कैसा लगा? ठीक है,
आप सभी को बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। उम्मीद है आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा आज के क्लास में, क्योंकि हम लोग आज हिंदुस्तानी कल्चर को, हिंदुस्तानी चीज़ों को देखे कि कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी हिंदुस्तानी सभ्यता और संस्कृति की काफ़ी तारीफ की है इस चैप्टर में। और कुल मिलाकर के यह चैप्टर जो है हिंदुस्तान से रिलेटेड ही है। तो आप सभी इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में, अपने जो भी आपके सहपाठी हैं उन सभी को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, हम लोग मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।